गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिनिशिंग का चैप्टर चल रहा है हमारा परिसज्जा। फिनिशिंग कर रहे हैं, परिसज्जा कर रहे हैं हम अपना। तो आज इसमें हम करेंगे आगे अपना मैकेनिकल फिनिशेस चल रही है। मैकेनिकल फिनिशेस के अंदर करेंगे नेक्स्ट है, पिछली क्लास में आपको करवाई है मैकेनिकल फिनिशेस के अंतर्गत पुताई करना, बीटिंग, सिंजिंग, सतह को झुलसा कर चिकना करना, रोई को काटना या झाड़ना यानी शीयरिंग एंड ब्रशिंग की है। नेक्स्ट हमारी थी साइजिंग एंड ड्रेसिंग मीन्स कड़ा करना एवं भरना। फिर की थी हमने टेंटरिंग। टेंटरिंग के बाद की थी नैपिंग यानी रोई उठाना। और आज की क्लास में हम करेंगे 6 फिनिशेस हमने कर ली हैं इसके अंदर। आज करेंगे क्लैंडरिंग, चिकनापन। कपड़े पर क्या लाना? चिकनापन लाना, जिसे हम बोलते क्लैंडरिंग। चिकनापन या क्लैंडरिंग बोलते हैं इनको। इसमें करेंगे हम कि क्लैंडरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने का ही, ये एक इस्त्री का ही, प्रेस करने का ही एक व्यापक रूप है। क्लैंडरिंग जो प्रक्रिया है वो इस्त्री का ही व्यापक रूप है। इसमें क्या करते हैं, इस्त्री प्रक्रिया में एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है यानी छोटी प्रेस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं कि इस्त्री के दबाव से क्या है, वस्त्र चिकना, कोमल एवं चमकदार हो जाता है। आप घर में प्रेस करते हैं तो आप देखते हो कि प्रेस करने से कपड़े में एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है, उसमें चिकनापन आ जाता है और कपड़ा सुंदर लगने लग जाता है। तो अब छोटी इस्त्री से तो इंडस्ट्रीज में पॉसिबल नहीं है कि इतना ज़्यादा कपड़ा छोटी छोटी इस्त्री से हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, तो इसके लिए व्यापक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर इंडस्ट्रीज में क्लैंडरिंग की जाती है। उस जो प्रेस करते हैं इंडस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, क्लैंडरिंग बोलते हैं। इनमें क्या करते हैं, स्टील के भारी रोलर होते हैं, स्टील के रोलर होते हैं और ये बड़े बड़े भारी भारी रोलर होते हैं। आप देखते हो अगर हल्की प्रेस से आप करते हो, मान लो घर पे आप हल्की प्रेस लेते हो, वजन में बिल्कुल हल्की है, उससे आप प्रेस करते हो, और एक आप भारी प्रेस से करते हो, तो आप कंपैरिजन देखना। अगर आप हैवी प्रेस से कपड़े पर प्रेस करते हैं तो उसकी चमक अलग ही होती है और इजी भी हो जाता है प्रेस करना। तो इनमें क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में क्लैंडरिंग प्रक्रिया में स्टील के भारी जो रोलर होते हैं उनके बीच से, 2 रोलर होते हैं, उनके बीच से कपड़े को गुजारा जाता है। ये रोलर गरम होते हैं, ये क्या होते हैं, गरम होते हैं, और गरम होने की वजह से जब ये कपड़ा रोलर के बीच से गुजरता है तो वो क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, दबकर चपटे और चमकदार हो जाते हैं, चपटे और चमकदार हो जाते हैं ये दबकर, और कोमल भी हो जाते हैं, ये कोमल हो जाते हैं ये। तो इस प्रकार से वस्त्र के बीच बीच में जो भी छिद्र होते हैं बीच में, आपको काफी बार बताया है कि छिद्र अगर उसके ऊपर वजन रखेंगे तो वो क्या होते हैं, जो रेशे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, दबने से थोड़े फ्लैट हो जाएंगे, और फ्लैट होने से जो 2 रेशों के बीच में स्पेस होता है वो क्या हो जाएगा, दबने से फिल हो जाते हैं,
और उससे कपड़ा चमकदार दिखाई देने लग जाता है। और जो वस्त्र की जो छिद्र बंद होने से उसमें क्या है, बुनाई में सघनता आ जाती है। ये कपड़ा सघन हो जाता है, यानी पास पास सट जाता है और इससे चिकनापन दिखाई देता है। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। परमानेंट प्रेस करने के लिए प्रक्रिया काफी बार दोहराई जाती है। और इसमें विभिन्न वर्ग के रेशों के लिए भिन्न भिन्न वजन वाले रोलरों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग रेशों के लिए अलग अलग वजन के, अलग अलग रेशों के लिए अलग अलग वजन के रोलर होते हैं। ये नहीं है कि सभी के लिए एक ही वजन के रोलर हो जाएंगे, अलग अलग रोलर रखेंगे। कोमल रेशों पर कम गरम एवं कम वजन के रोलर रखेंगे और जो हार्ड होते हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा वजन के रोलर रख देते हैं। क्लैंडरिंग प्रक्रिया द्वारा 1 मिनट में कितना है, 1 मिनट में 140 मीटर 140 मीटर कपड़ा 1 मिनट में डाई कर देते हैं। सॉरी, डाई का नाम आ गया। 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा चिकना हो जाता है। और वस्त्र को अधिक चिकना एवं चमकदार बनाने के लिए साइजिंग करके, साइजिंग में क्या बताया था आपको, कड़ा करते हैं वस्त्र पर, मांड, गोंद, स्टार्च आदि लगाकर इनकी साइजिंग की जाती है। तो पहले साइजिंग करी जाती है, फिर क्लैंडरिंग की जाती है, जिससे कपड़ा और भी सुंदर लगने लग जाता है। तो ये क्या है, चिकना यानी चिकनापन यानी क्लैंडरिंग क्या है, एक इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये वाला आपका काफी बार पूछ लेते हैं कि क्लैंडरिंग क्या है। अब हम अगली जो है हमारी वो है मोयरिंग। मोयरिंग करते हैं। नेक्स्ट फिनिशेस है मोयरिंग। मोयरिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, मोयरिंग में इस परिसज्जा द्वारा जो फैब्रिक होता है, वस्त्र होता है, उसकी संपूर्ण सतह पर पानी के समान लहरें बनाई जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे क्या है, जो कपड़ा होता है उस पर पानी के समान लहरें बनाई जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे क्या है, पानी चल रहा है, ऐसी ऐसी इनके ऊपर वो लहरें बना देते हैं, डिजाइन बन जाता है। ऐसा इफेक्ट इनमें दिखता है। इसके बाद इन पर क्या करते हैं, इन पर पानी के साथ लहरों के समान नमूने इनके ऊपर बनाए जाते हैं। इन पर उसके बाद में अत्यंत बारीक एवं महीन रेखाएं भी बनाई जाती हैं। प्रकाश की किरणें जब इनके ऊपर पड़ती हैं, सूरज की किरणें जब इन रेखाओं पर पड़ती हैं, तो वो बात क्या करती है, परावर्तित होती हैं, यानी रिफ्लेक्शन देती हैं और उसमें से एक अनोखी ही चमक पैदा होती है, अनोखी चमक पैदा होती है। और इस परिसज्जा से जो भी वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें एक अलग चमक लिए हुए होते हैं। इस प्रक्रिया में मोयरिंग मशीन में 3 अलग अलग प्रकार के रोलर्स लगे होते हैं। सबसे ऊपर वाले रोलर पर 3 रोलर लगे होते हैं। इसमें 3 रोलर होते हैं। ये 3 रोलर हैं। जो सबसे ऊपर वाला रोलर है उस पर कपड़ा होता है। दूसरे रोलर की गति पर दबाव पहले रोलर की अपेक्षा अधिक होती है। जो दूसरा है इसकी गति क्या है, पहले वाले की अपेक्षा इसकी ज़्यादा होती है।
जिसके कारण वस्त्र की सतह पर पानी की धारियां बन जाती हैं। इसमें क्या करते हैं, इस वाले रोलर पर कपड़ा होगा सबसे ऊपर वाले रोलर पर, और दूसरे है इसकी गति ज़्यादा होती है। इन पे क्या होता है, इन पर नक्काशी होती है, और ये कपड़े पर ये इसमें इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ये दो रोलर लगे होते हैं और ये कपड़े में एक दूसरे के साथ ऐसे घूमते हुए रहते हैं, तो इन पर नमूने अंकित होते हैं। इस प्रकार से नमूने अंकित होते हैं। नमूने होते हैं और ये क्या है, इनके ऊपर छप जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, धारियां वगैरह बनी होती है। तो ये है हमारी मोयरिंग प्रक्रिया। रिब सिल्क यानी सिल्क जो होता है उस पर और ऊनी जो वस्त्रों पर यह है परिसज्जा अधिकतर करते हैं। रिब सिल्क और ऊनी जो वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्रों पर यह है परिसज्जा अधिक होती है। इसमें क्या करते हैं, एसीटेट वस्त्रों पर स्थायी परमानेंट मोयरिंग कर देते हैं, और कई बार क्या होता है कि रिब वस्त्रों को दो तहों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किनारों पर से सिलाई अथवा अन्य विधि से उनको जोड़ देते हैं और उनको रोलरों को बीच में से निकालते हैं, जिससे वस्त्र के चपटे भाग से प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होकर अनोखी चमक पैदा करते हैं। इस प्रकार से इसमें मोयरिंग की जाती है। अगला है हमारा नक्काशी करना। एम्बोजिंग बोलते हैं। एम्बोजिंग बोलते हैं इसको, नक्काशी को। इसमें वस्त्र की सतह पर आकृति उभारने के लिए नक्काशी की जाती है। वस्त्र की सतह पर आकृति उभारने के लिए आप देखते हैं इस प्रक्रिया में सबसे पहले वस्त्र की सतह पर एक सिंथेटिक संश्लेषित रेजिन लगा देते हैं। रेजिन लगा देते हैं और उसको उसके ऊपर कपड़े पर जमा देते हैं। रोलरों पर पहले से ही क्या होते हैं, नमूने अंकित होते हैं। इस प्रकार से रोलर होते हैं, उनके ऊपर नमूने गड़े होते हैं। जब गर्म और भारी रोलर, नमूने खुदे हुए रोलर, इनके बीच में से वस्त्र को, एक रोलर क्या होता है ऊपर, इनके बीच में से वस्त्र को गुजारा जाता है, जिससे इसमें क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और जो नमूने रोलर पर खुदे होते हैं वे वस्त्र की सतह पर अंकित हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस पर तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसमें इसके ऊपर जो नमूना ऊपर है वो इसमें नीचे की तरफ होगा, तभी तो जब ये रोलर कपड़ा इनके ऊपर बीच में से निकलेगा तो इन दोनों रोलर का ये वाला डिजाइन इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, एक तरफ उभर जाएगा और एक और दबा हुआ या चपटा दिखाई देता है। आप ज्यादातर देखना कि जो तौलिए होते हैं, तौलिए में देखना ये वाले डिजाइन ज्यादातर दिखाई देते हैं, तौलिए। और इसमें पर्दे वगैरह भी होते हैं, पर्दों पर भी एम्बोजिंग की जाती है, तो उनमें खुदे होते हैं। जो ताप शून्य रेशे जैसे नायलॉन है, डेक्रोन है, पॉलिएस्टर आदि के लिए संश्लेषित रेजिन अथवा अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो अपने नेचुरल जो फाइबर होते हैं उनके लिए होते हैं ये संश्लेषित जो भी रेजिन हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी चिपकाने वाला इस टाइप का पदार्थ होता है ये। और जो रेशे होते हैं, नायलॉन है, डेक्रोन है, नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिएस्टर आदि पर संश्लेषित रेजिन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें
बिना रेजिन लगे वस्त्रों को जब इन रोलरों के बीच से निकालते हैं तो स्वतः ही अपने आप ही नमूने उभर कर अंकित हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों पर नक्काशी की परिसज्जा नहीं की जाती है। ऊनी वस्त्रों पर एम्बोजिंग नहीं की जाती है। ऊनी वस्त्रों पर प्राकृतिक वर्ग के रेशों पर नक्काशी के लिए सहायक पदार्थ के रूप में संश्लेषित रेजिन की परत चढ़ाना अति आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? ये जो नेचुरल फाइबर हैं, प्राकृतिक जो भी रेशे हैं, उनके ऊपर ये चढ़ाना अति आवश्यक होता है। नक्काशी दोनों ही विधियों द्वारा की जाती है। इसमें यांत्रिक भी हो और केमिकल भी, रासायनिक, यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही विधियों के द्वारा नक्काशी की जाती है। नक्काशी में यांत्रिक परिसज्जा के लिए नक्काशी में क्या करते हैं? मशीन में नमी, ताप व वाष्प की सहायता ली जाती है। और रासायनिक परिसज्जा में एम्बोजिंग के लिए पहले वस्त्र की सतह पर संश्लेषित रेजिन लगाया जाता है। केमिकल में तो क्या करते हैं हम? ये संश्लेषित रेजिन लगाते हैं इसके लिए तो सबसे पहले। और यांत्रिक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? नमी, ताप और वाष्प की जरूरत होती है इस पर, यांत्रिक में। और रासायनिक के लिए इसमें हमारा संश्लेषित जो रेजिन होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा नक्काशी की हुई वस्त्रों पर विरंजन का बुरा प्रभाव पड़ता है। जो ब्लीचिंग होती है उसका इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, विरंजन का। ब्लीच जो होती है, इनके नक्काशी की हुई वस्त्रों पर ब्लीच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नक्काशी युक्त वस्त्र को हल्के गर्म पानी तथा मृदु साबुन से इनको धोना चाहिए। और नक्काशी किए हुए वस्त्र को गीली अवस्था में कभी भी प्रेस नहीं करना चाहिए। गीली अवस्था में इनको प्रेस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर ये गीले होंगे तो क्या एक तरह से ये प्रेस ही होती है। अगर हम इनके ऊपर गीली अवस्था में प्रेस कर देंगे तो ये इनकी जो डिज़ाइन है वो खराब हो जाती है। इसलिए इनको कभी भी गीली अवस्था में प्रेस नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।